हेलो एवरीवन, मैं हूं रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम क्लास 12 का चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। आज उस जहां तक कल वाली वीडियो में जहां तक हो चुका है, जस्ट उसके आगे वाला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया वेग पढ़ रहे थे कल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कि अभिक्रिया के वेग में रुकावट पैदा करने वाले या अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिससे अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है, अर्थात या तो कम हो जाता है अभिक्रिया का वेग या बढ़ जाता है। ऐसे कौन से कारक हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं? ऐसे कारक हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, जैसे सांद्रता है, ताप, दाब, उत्प्रेरक, या तो अभिक्रिया का टेम्परेचर बहुत अधिक कर दिया जाए या फिर उस पर प्रेशर लगा दिया जाए, या कोई कैटलिस्ट उत्प्रेरक ऐसा हो जो अभिक्रिया के वेग को बहुत तीव्र कर दे या मंद कर दे। तो ये सभी हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो चलो हेडिंग लगाओ, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लिखो, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं? तो इन कारकों में चार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है सांद्रता। सांद्रता अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, या तो बढ़ाती है या घटाती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला, या तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो आप, सीधा भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो जैसा आपकी मर्जी वैसा लिखो। अभिक्रिया का वेग सांद्रता, ताप, दाब व उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर होता है। ये चार चीजों को कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया वेग कम हो जाता है, और इनको बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया वेग तीव्र हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग इन चार चीजों पर निर्भर करता है। उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। समझ में आ गया इतना कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक। ये चार चीजें हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती हैं। आगे लिखो कि यदि ताप और सांद्रता को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कंटिन्यू लिखते जाओ। यदि ताप व सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, ताप व सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ताप और सांद्रता को यदि हम बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अभिक्रिया तीव्र संपन्न हो जाएगी। और वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक के रूप में गैसीय पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वे प्रयुक्त होते हैं, उनमें वो दाब से प्रभावित होते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं वो ताप से प्रभावित नहीं होते, वो दाब, प्रेशर से प्रभावित होती हैं। तो चलो ये भी लिखो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें
क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं, जिनमें क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं, वो क्या करती हैं, वो ताप और सांद्रता से प्रभावित नहीं होती, वो दाब से प्रभावित होते हैं, दाब से प्रभावित होते हैं। तीसरा कारक है ना अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने का, दाब। पहला सांद्रता, दूसरा ताप, इन दोनों की बात अपन कर चुके हैं। ये दाब से प्रभावित होते हैं। तीसरा था दाब। तो दाब कौन सी अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है? जिनमें क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं। क्रियाकारक जो अभिक्रिया करने वाले हैं वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या गैसीय कोई भी पदार्थ हो सकता है। अगर गैसीय पदार्थ होंगे क्रियाकारक में तो वो अभिक्रिया दाब से प्रभावित होगी, उस पर प्रेशर लगाया जाएगा तो अभिक्रिया तीव्र या मंद होगी। और अन्य अभिक्रियाएं नहीं, जो बाकी अभिक्रियाएं हैं गैसीय पदार्थों के अलावा, वो दाब से प्रभावित नहीं होंगी। दाब से प्रभावित सिर्फ और सिर्फ जिनके क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं वो ही होंगी। तो आगे लिख दो, दाब से प्रभावित होते हैं, अन्य अभिक्रियाएं नहीं। ये इसी के आगे है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं वो तो दाब से प्रभावित होती हैं, अन्य अभिक्रियाएं नहीं। और जिनमें गैसीय पदार्थ नहीं है वो नहीं होते, अन्य अभिक्रियाएं नहीं। समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे। अगला पॉइंट है कि क्योंकि गैसीय पदार्थ जिनमें क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं वो दाब से प्रभावित क्यों होते हैं, पहले ही रीजन लिखना है। क्योंकि गैसीय पदार्थ संपीड्य होते हैं, संपीड्य होंगे तो वो दाब प्रभावित करता है उनको, संपीड्य पदार्थों को दाब प्रभावित करता है। थर्ड पॉइंट था दाब तक। तो क्योंकि गैसीय पदार्थ संपीड्य होते हैं, गैसीय पदार्थ संपीड्य होते हैं, संपीड्य होते हैं। संपीड्य जो पदार्थ होते हैं और जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनको जो दाब द्वारा प्रभावित होते हैं, जो दाब द्वारा प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं दाब के द्वारा प्रभावित? क्योंकि गैसीय पदार्थ है और गैसों में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, जिससे गैसों पे ताप और सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दाब का प्रभाव पड़ता है। अब 3 पॉइंट की बात हो चुकी है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक 4 बताए थे मैंने, सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक। ताप और सांद्रता को बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा, और यदि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक गैसीय पदार्थ होते हैं तो वो दाब से प्रभावित होंगे। अब 4th पॉइंट बचा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित तो करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक में खुद में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, जबकि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं वो। तो चलो लिखो उत्प्रेरक में, उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं में कोई बदलाव नहीं आता, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, होते नहीं, अपरिवर्तित रहते हैं।
ये था। उत्प्रेरक के बारे में था कि उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया वेग को तो प्रभावित करते हैं परंतु खुद में उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले चारों कारकों की बात हो चुकी है। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रिया वेग बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक कौन सा है। नेक्स्ट हेडिंग है वेग व्यंजक, कि वेग का व्यंजक क्या है, वेग का फॉर्मूला, वेग स्थिरांक, वेग सूत्र क्या है। तो अगली हेडिंग लगाओ वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक भी लिख सकते हो आप, वेग स्थिरांक। तो क्या होता है वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक? वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक वह होता है जो अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में लिखने की क्रिया। अभिकारकों की जो सांद्रता है, अभिकारक होते हैं क्रियाकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो 1 2 3 जितने भी कैटेलिस्ट, जितने भी रिएक्टेंट अभिकारक मिलके अभिक्रिया को पूरा करते हैं या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन सबको सांद्रता के पदों में लिखने की क्रिया वेग व्यंजक कहलाती है। सांद्रता के पदों में कैसे लिखेंगे? जैसे a की घातांक x y ABCD, जैसा आप मैथ में पढ़ते हो सेम वैसा ही है घातांक वाला। तो वेग व्यंजक की डेफिनेशन लिखो कि अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के रूप में या सांद्रता के पदों में लिखने की क्रिया, सांद्रता के पदों के रूप में लिखने की क्रिया वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक कहलाती है। वेग व्यंजक कहलाती है। किसे कहेंगे वेग व्यंजक? अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों के रूप में लिखने की क्रिया वेग व्यंजक कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, बिल्कुल एक दूसरे के समानुपाती होगा अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता। तो आप ये भी लिख सकते हो, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इतना समझ में आ रहा है? वेग व्यंजक किसे कहते हैं? अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के रूप में लिखने की क्रिया, या फिर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। दोनों ही चीज वेग व्यंजक को परिभाषित करनी है। इन दोनों लाइन में से आप कौन सी भी याद रख सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो। आगे जैसे अब समझते हैं किस प्रकार अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगा या वेग व्यंजक किस प्रकार निकालेंगे। तो एक एग्जांपल के माध्यम से, माना कि अभिक्रिया कुछ है, जैसे माना एक अभिक्रिया है स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B। अभिकारक है स्मॉल, नहीं उत्पाद है सॉरी, स्मॉल c कैपिटल C, स्मॉल d कैपिटल D। माना ये एक अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे ABCD कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वेग व्यंजक कैसे निकालोगे आप? क्या बताया है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगा। तो अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक ये दोनों हैं, इनकी सांद्रता के समानुपाती होगा। तो वेग
समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, ये ए अभिकारक है, बाहर बॉक्स लगा हुआ बड़ा, ये सांद्रता को दर्शाता है, ऊपर घातांक है x और b अभिकारक है, ये सांद्रता है, घातांक y है। इतना समझ में आ गया। अब ये x और y क्या है, x और y है घातांक, यहां पे है x y घातांक, घातांक है। वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के, और x और y अभिकारकों की सांद्रता की घातांक हैं। तो यहां समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, k क्या आएगा, समानुपाती स्थिरांक, वेग स्थिरांक। तो ये हटाओ, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ वेग इज इक्वल टू k, ये समानुपाती का चिन्ह हटते ही यहाँ पे वेग स्थिरांक k आ जाएगा। आगे सेम, a की घातांक घात x, b की घात y। इतना समझ में आ गया। सिर्फ समानुपाती स्थिरांक हटाया, इसकी जगह k लिखा है। अब k क्या है ये आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, k है वेग स्थिरांक, k है वेग स्थिरांक। ओके, आगे अब वेग स्थिरांक, वेग बराबर है k के, तो ये a और b का मान क्या है, माना a का और b का मान 1 है, 1 मान लेते हैं। तो वेग बराबर k, क्या आ जाएगा, a और b तो दोनों 1 ही है, 1 माना है अपन ने, तो बॉक्स में लिख दो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। समझ गए। जैसा मैथ में मानते हैं, ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वाला, ये बड़ा ब्रैकेट है तो ये मंझला ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे। समझ गए। a और b की वैल्यू अपन ने 1 मान ली है, a बराबर है b के, दोनों बराबर है 1 के, 1 के बराबर है। अब वेग व्यंजक का फॉर्मूला क्या आया, जो अपन कल पढ़ रहे थे, dr/dt। क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है तो माइनस डी आर की सांद्रता रिएक्टेंट अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला वेग की जगह ये आ चुका है, अब वेग से आगे वाला लिखोगे k अभिकारक a की सांद्रता की घातांक x, b की सांद्रता की घातांक y। अब ये जो फॉर्मूला हुआ है ये अवकल वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक है। इसमें आप जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से क्रियाकारक, ये कोई भी एक अभिक्रिया दे दी जाती है, उसमें इसके मान दे दिए जाते हैं, घातांक दे दिया जाता है, तो उसमें आप जो दिया हुआ है उसको पुट करके जो पूछा गया है उसको निकाल सकते हो आसानी से। तो ये है अवकल वेग समीकरण, बॉक्स में बंद कर देती हूँ इसको, ये है अवकल वेग समीकरण। अवकल वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, जो भी आपको अच्छा लगे। समझ में आ गया इतना। वेग व्यंजक क्या है, अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में लिखने की क्रिया। अभिकारकों की सांद्रता के पदों में कहाँ लिखा है, ये रहे अभिकारक और इनकी सांद्रता, और इनके पदों में लिखने की क्रिया क्या कहलाती है, वेग व्यंजक। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, वेग समानुपाती a और b की सांद्रता के। अब समानुपाती स्थिरांक k आ गया, k वेग स्थिरांक है, तो a और b का मान लिया 1 है, तो वेग बराबर k। अब यहाँ मान पुट करेंगे, माइनस dr/dt इज इक्वल टू k, a की सांद्रता की घात x इंटू b की सांद्रता की घात y। ये था। आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना अभिक्रिया की कोटि, कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ये तो था वेग व्यंजक और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब है अभिक्रिया की कोटि, किसे कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हेडिंग लगाओ, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना, ये सभी समझेंगे अभी। अभिक्रिया की कोटि,
ये हेडिंग लगाओ अभिक्रिया की कोटि। अब समझो कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है कि वेग व्यंजक में जो प्रयुक्त क्रिया कारक हैं उनकी सांद्रताओं के घातांक का योग। जो वेग व्यंजक अपन ने निकाला उसकी सांद्रता थी, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, उनकी घातांक थी अक्ष और वाई। तो उनकी सांद्रताओं के घातांकों का योग जो अक्ष और वाई थे उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। किसे कहेंगे अभिक्रिया की कोटि? वेग व्यंजक में प्रयुक्त क्रिया कारक, अभिकारक, रिएक्टेंट, उनकी सांद्रताओं के घातांकों का योग। जो पीछे वाली अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था वेग व्यंजक, उसमें सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता ए की सांद्रता के घातांक अक्ष और बी की सांद्रता की घातांक वाई, उस अक्ष और वाई का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो लिखो वेग व्यंजक में प्रयुक्त, वेग व्यंजक में प्रयुक्त मतलब वेग व्यंजक बनाते समय प्रयोग होने वाले अभिकारकों की सांद्रता, वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता जो वेग व्यंजक में जो अभिकारक प्रयुक्त होते हैं उनकी सांद्रता के घातांकों का योग, सांद्रता के घातांकों का योग, घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं अपन कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उस दौरान जिन अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है या जो अभिकारक उनकी सांद्रता चेंज होती है उनकी संख्या ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये दूसरे शब्दों में जब आपको जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हो, दूसरा भी लिख सकते हो, और लगा के लिखो, यहाँ पे और लगाओ, आगे लिखो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। सांद्रता में परिवर्तन होगा तभी उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है और जिन अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उनकी संख्या ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझ में आ गया इतना? बहुत ही इजी लैंग्वेज में है दूसरे वाला। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मतलब जब जिस टाइम रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है उस दौरान जिन अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जो क्रियाकारक, रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे एक उदाहरण से समझो, जैसे वेग इज इक्वल टू के, ये अपन ने निकाला था अभी लिखा था वेग इज इक्वल टू के, ए की घातांक अक्ष डी की घातांक वाई। जो इसमें परिवर्तन हुआ है या फिर
ए और बी की घात सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसकी संख्या ही अभिक्रियाई कोटि कहलाती है। या फिर पहले वाले लैंग्वेज देखो, वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, घातांकों का जो योग है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो घातांकों का योग क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई, यही है घातांकों का योग। एक की घातांक x है, दूसरे की y इज इक्वल टू, आप कोई भी एबीसीडी में से कुछ भी मान सकते हो। ए भी तो यहाँ है तो n मान लेते हैं चलो। तो ये n क्या है, n है अभिक्रिया की कोटि, ये है अभिक्रिया की कोटि। n की जगह जो भी वैल्यू आती है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। जितना भी नंबर आएगा 0 आएगा, n की वैल्यू 0 होगी तो शून्य कोटि अभिक्रिया, n की वैल्यू 1 होगी तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n की वैल्यू 2 होगी तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये होगा। और अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है, समझ में आ गया। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है और अभिक्रिया की कोटि हमेशा पूर्णांक होती है, दशमलव या भिन्न में भी हो सकती है। पूर्णांक में, दशमलव में, भिन्न में, कैसे भी हो सकती है। ये प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि सामान्यतः 0, 1, 2 ही होती है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। ये चीजें भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं ये आगे पढ़ेंगे। कहाँ प्रथम कोटि आएगी, कहाँ द्वितीय कोटि आएगी, कहाँ शून्य कोटि आएगी, सभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अपन। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक राशि है, यह या फिर अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक, दशमलव या भिन्न में हो सकती है। पूर्णांक, दशमलव व भिन्न में हो सकती है। पूर्णांक में, दशमलव में और भिन्न में, किसी में भी हो सकती है, परंतु सामान्यतः अभिक्रिया की कोटि 0, 1 और 2 ही होती है। सामान्यतः अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। सामान्य तो 0, 1, 2 ही होती हैं, बाकी दशमलव और भिन्न में भी हो सकती हैं। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 2 है तो उसमें 2 ही क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया की कोटि 2 होगी तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन भी 2 ही होगा, और अभिक्रिया की कोटि 1 होगी तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन भी 1 ही होगा, एक ही सांद्रता में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार यदि अभिक्रिया की कोटि 0 है तो क्रियाकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चीज भी आप लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो कि यदि किसी वरना याद रख लेना ये छोटी मोटी बातें कि अभिक्रिया की कोटि 2 होगी तो 2 ही क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा। यदि अभिक्रिया की कोटि 1 होगी तो सांद्रता में 1 में परिवर्तन होगा। अभिक्रिया की कोटि 0 होगी तो कोई भी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। जो बच्चा लिखना चाहता है वो लिख सकता है, शॉर्ट में ऊपर जो जगह बची हुई है कॉपी में वहां लिख सकते हो कि यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 2 है तो 2 क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार यदि अभिक्रिया की कोटि 1 है तो किसी एक ही क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा, परंतु 2 और 1 को छोड़कर किसी अभिक्रिया की कोटि 0 है तो किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आगे देखो, इससे आगे अभिक्रिया की कोटि आगे है। कैसे निकालेंगे अभिक्रिया की कोटि? कि अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो वेग स्थिरांक की इकाई, जो वेग स्थिरांक निकाला था कल के, उसकी इकाई कैसे निकालेंगे वो भी आप अपन ने लिखी थी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिखी थी कल, लेकिन वो निकालने का तरीका क्या है वो, और उसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होंगी वो अपन पढ़ेंगे अभी। तो हेडिंग लगाओ वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है वेग स्थिरांक की इकाई। तो वेग इज इक्वल टू के, इतना पढ़ रहे थे अपन, ए की घातांक x बी की घातांक y, इतना पढ़ते आ रहे हैं ना, इतना पता है सबको। तो अब k को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, k का मान निकालना है अपन को, तो k की इकाई निकालनी है, k ही तो है वेग स्थिरांक। तो k का मान निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा, तो k इज इक्वल टू, k इधर रह जाएगा, वेग के अपॉन में ही आ जाएगा, वेग अपॉन a की सांद्रता की घात x b की सांद्रता की घात y। इतना आ गया, इतना आ गया सबको। तो अब क्या होगा आगे, तो k इज इक्वल टू, वेग की इकाई क्या होती है, सांद्रता अपॉन में समय, और नीचे वाले की 1 अपॉन सांद्रता की घात n। ये कल अपन पढ़ रहे थे ना कि k इज इक्वल टू, देयरफॉर k इज इक्वल टू सांद्रता, सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 अपॉन सांद्रता की घातांक n। सांद्रता की घातांक n, इतना पढ़ लिया था ना अपन ने, k इज इक्वल टू इतना। अब सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर, और समय की सेकंड। सांद्रता की मोल प्रति लीटर, समय की सेकंड, और उधर भी वही 1 अपॉन मोल पर लीटर इंटू इसकी घातांक n। तो सांद्रता की इकाई है यहाँ पे k इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर, और समय है सेकंड, इज इक्वल टू 1 अपॉन मोल पर लीटर इसकी घातांक n। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1 और 2। शून्य कोटि के लिए निकालोगे तो यहाँ n की वैल्यू शून्य आ जाएगी, प्रथम कोटि के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, और द्वितीय कोटि के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब निकालो यहाँ से, फर्स्ट में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, हेडिंग लगाओ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई तो कौन सी होगी, वो जो k के सामने जो वैल्यू लिखी गई है वहां n की जगह 0 रखो और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकालो। देखो, मोल पर लीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल पर लीटर की घातांक n। ये है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, n का मान 0 है, समझ गए। n इज इक्वल टू 0 मतलब n की जगह 0 रखोगे आप तो क्या आएगा फिर, तो देखो आगे, n की जगह 0 रख के पुट करो, मोल पर लीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल पर लीटर घातांक 0,
इतना कर देंगे, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या था, मोल पर लीटर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा ना, इनका मोल, मोल पर लीटर की घातांक 0। अब घातांक 0 होगी तो इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स सीधा आ गया। ये तो पूरा ही 0 हो गया इधर वाला, तो फिर तो अब आगे आएगा मोल अपॉन लीटर अपॉन सेकंड। तो इसे कैसे लिखेंगे, मोल अपॉन में है तो लीटर इनवर्स, सेकंड भी अपॉन में है सेकंड इनवर्स। ये आ गई शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। समझ में आ गया। सेम ऐसा ही प्रथम कोटि के लिए करना है और सेम ऐसा ही द्वितीय कोटि के लिए करना है। सभी करो अभी रफ कॉपी पेन लेके, जहां n की वैल्यू 1 रखनी है और n की वैल्यू 2 रखनी है, सिर्फ इतना ही चेंजमेंट है। चलो तब तक मैं एक करके बताती हूँ आपको। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे, जैसे 0 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकाला सेम वैसे, वहां n की वैल्यू 0 थी, यहाँ n की वैल्यू 1 है। तो लिखो सबसे पहले मोल प्रति लीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल प्रति लीटर की घात n। तो यहाँ क्या होगा, n इज इक्वल टू 1। तो आगे आएगा मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन मोल पर लीटर की घात 1 हो गया। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ, तो ऊपर नीचे दोनों साइड मोल पर लीटर है। ये भी एक ही है, यहाँ घातांक 1 लगी हुई नहीं है और यहाँ लगी हुई है, तो दोनों का मान ही 1 है। तो ये पूरा इससे कट जाएगा, तो क्या आया 1 अपॉन सेकेंड आया। तो आगे आया 1 अपॉन सेकेंड, इसे अपन क्या लिखेंगे, ऊपर लेके आएंगे सेकेंड को, तो सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, सेकेंड इनवर्स। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया। अब द्वितीय कोटि के लिए किस प्रकार निकालोगे, द्वितीय कोटि के लिए भी सेम यही तरीका अप्लाई होगा, बस n की जगह 2 रखना है। वहां n की वैल्यू 2 है, n की जगह 2 रखोगे। देखो अभी निकालते हैं ऊपर, नीचे वाला बिना हटाए, फिर आप तीनों में डिफरेंस समझना। थर्ड है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। थर्ड क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, वही मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर की घात n। अब यहां n का मान n इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट करोगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो
मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल पर लीटर की घातांक 2। इतना समझ में आ गया। अब जब ऊपर मोल पर लीटर एक बार है और नीचे मोल पर लीटर 2 बार है, घातांक 2 का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो पूरी 2 बार है, तो एक कट जाएगी ऊपर वाली से, एक ये कट गई। अब सिर्फ एक ही बची है नीचे, तो आगे क्या लिखेंगे देखो, इधर 1 आ गया 1 अपॉन सेकेंड और इधर मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल पर लीटर। समझ में आ गया इतना। ये मोल पर लीटर है, ये मोल के नीचे है अपॉन में, मोल पर लीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हो इतना। अब ये लीटर जब 2 के बाद तीसरा नंबर नीचे अपॉन में हो तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, लीटर अपॉन सेकंड और मोल, ये आ गया। ये तो आया, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो लीटर अपॉन सेकंड इनटू मोल, ये आया। अब इसकी इकाई निकालेंगे तो क्या आएगा, लीटर तो ऐसा वैसा आ जाएगा, और मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल को ऊपर ले जाएंगे मोल इनवर्स, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे सेकंड इनवर्स। ये है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स थी और शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स थी। तो क्या चेंजमेंट है तीनों में देख सकते हो। सेकंड इनवर्स तो कॉमन है, तीनों में ही आ रहा है। प्रथम कोटि के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स आएगा, शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब तीनों में डिफरेंस देख लो और तीनों एक जगह लिख लो। लाओ ये थोड़ा सा हटा देते हैं वेग स्थिरांक की इकाई। देखो शून्य कोटि, प्रथम कोटि एंड द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि, तीनों में n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। अब इसकी है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, समझ गए। इसकी है सिर्फ सेकंड इनवर्स, इसकी है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट में याद रखोगे शून्य कोटि में मोल सिंगल है, इसके साथ इनवर्स नहीं है, और द्वितीय कोटि में लीटर के साथ नहीं है, मोल के साथ है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसको हाईलाइट कर लेना। समझ में आ गया। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाई निकालना, और किस प्रकार अभिक्रियाई कोटि किस प्रकार निकालते हैं उसके लिए एक एग्जांपल करेंगे अभी। तो ये हटा दें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जो उतारना चाहता है उतार सकता है। जहां कुछ भी समझ में नहीं आए वहां कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। चलो आगे। आगे देखो, अभिक्रिया की कोटि गणना करने के लिए एक एग्जांपल है। आप अभिक्रिया की कोटि निकाल के बताना मेरे को। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। क्वेश्चन लिखो। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए। एक तो सीधा ये बोल देंगे कि अभिक्रिया की कोटि की गणना करो, और दूसरा ये बोलेंगे कि वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि की गणना करो, पहचान करो। तो कैसे करोगे? सीधा अभिक्रिया की कोटि पूछेंगे तो आप घातांक को जोड़ के अभिक्रिया की कोटि निकाल दोगे, और जब वेग स्थिरांक की सहायता से पूछेंगे तो जो शून्य प्रथम कोटि द्वितीय कोटि अपने पढ़ी है उसमें जो वेग स्थिरांक की इकाई आई है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर सेकंड इनवर्स, या लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो उनकी सहायता से आप बताओगे। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे, आप सोल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऊपर लिखो क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को, निम्नलिखित अभिक्रिया की
अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि की गणना करो। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि की गणना करो या अभिक्रिया की कोटि बताइए, कुछ भी लिख सकते हो। अभिक्रिया की कोटि की गणना करो। अब ये अभिक्रिया क्या है वो देखो, वो लिखते हैं आपको। ये इसमें तो सिर्फ सीधा सीधा आपको घातांक जोड़ के बताना, जैसे वेग व्यंजक में बताया था मैंने, घातांक जोड़ो और बताओ। जैसे फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि वेग इज इक्वल टू के ए की घातांक और बी की घातांक। अब ए और बी की घातांक क्या क्या है? फर्स्ट में दे रखा है 1/2, सेकंड में 3/2, ये है। अब इसमें अभिक्रिया की कोटि बतानी है। सेम ऐसा ही, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा। अगर आपको पता है, पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, ये वीडियो देखी है, तो आप फटाक से आपको 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? जल्दी से तुरंत। सेकंड है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की सहायता से या अभिक्रिया के अलावा भी ये भी दे सकता है कि वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि की पहचान करो, बिना अभिक्रिया लिखे भी। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की सहायता से वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि की गणना करो। सहायता से अभिक्रिया की कोटि की गणना करो। तो इसमें कैसे करोगे? वेग स्थिरांक की सहायता से करोगे। इसमें क्या है क्वेश्चन? इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट तो ये है, इसमें सेकेंड दूसरा और निकालना है। k इक्वल टू 2.3 इंटू 5 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये अब दोनों की सहायता से, दोनों ही फॉर्मूले में, दोनों ही क्वेश्चन में आप बताओ अभिक्रिया की कोटि। ऊपर वाले में कैसे निकालोगे? वेग व्यंजक जो बताया था कि घातांक का योग करके, घातांकों का योग करोगे तो कैसे आएगा? देखो घातांकों का योग क्या है यहाँ पे? 1/2 प्लस 3/2। जब इनका योग करोगे तो 2, 1 प्लस 3 4/2 तो 2। अभिक्रिया की कोटि क्या आ गई? 2। अतः उक्त अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। ये लिख सकते हैं अपन। आ गई अभिक्रिया की कोटि। n की वैल्यू आ गई ना, n इज इक्वल टू। अतः उक्त अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। कर सकते हो इतना? ये था। और अब इसमें सेकंड इनवर्स कौन सी अभिक्रिया की कोटि का वेग स्थिरांक है? कौन सी का था? प्रथम कोटि, n इज इक्वल टू 1। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और नीचे वाली कौन सी अभिक्रिया है? नीचे वाली लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। कौन किसका था ये वेग स्थिरांक? लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका वेग स्थिरांक था? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का। तो n इज इक्वल टू 2 था यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 उसका मान था। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो अपन लिख सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यहां लिखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया।
तो कुछ भी निकालना नहीं हुआ इसमें। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो सीधा दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन का जस्ट आंसर मिल गया। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, तो 1 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से जो टॉपिक मैंने समझाया वो आप समझ पा रहे हैं। अगर जहाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल पे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।